ओके। तो 2020 सीरीज़ मॉडर्न हिस्ट्री की जो पहला टॉपिक है वो है द ब्रिटिश पॉलिसीज़ इन इंडिया। तो द ब्रिटिश पॉलिसीज़ इन इंडिया में भी बहुत सारे सब टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि सोशो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स हो गया, इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म है, वाइट रेसिज्म है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स। यहाँ पर आप वेबसाइट पर जाओगे synopsisize.com, तो आपको 2020 सीरीज़ मेन पेज पर ही मिल जाएगा। जैसे होम पेज पे जाओगे, पहले पेज पर ही आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो टॉपिक लिस्ट यहाँ से मिल जाएगी। तो जो लोग खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं वो टॉपिक लिस्ट यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं और खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 70 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर साल यूपीएससी भर भर के इनमें से क्वेश्चंस पूछता है। तो ये करके जाने ज़रूरी हैं, ठीक है। और अगर आप परचेज़ करना चाह रहे हो कोर्स तो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। जो भी डिटेल्स आपको चाहिए वो अवेलेबल हैं यहाँ से, कॉन्टैक्ट अस पे आप देख सकते हो। ऑल्सो अब जो हम ब्रिटिश पॉलिसीज़ इन इंडिया पढ़ रहे हैं उसमें आप देख सकते हो। तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखो, ब्रिटिश पॉलिसीज़ में वाइट रेसिज्म, सोशल कल्चरल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, लैंड टेन्योर, रिलेशन विद इंडियन स्टेट्स, फॉरेन पॉलिसी, पॉलिसीज़ फॉर लोकल बॉडीज़, प्रिजन रिफॉर्म्स, ये सारे आप देख सकते हो यहाँ से। ये सब हम पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। तो एक एक करके हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग वाइट रेसिज्म पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कोई भी टॉपिक स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले हमें इसको समझना चाहिए कि ये होता क्या है, वाइट रेसिज्म क्या होता है। नाम से थोड़ा सा हमें पता तो लग रहा है कि कुछ तो रेसिस्ट चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। तो वाइट सुपीरियॉरिटी को ही हम वाइट रेसिज्म कहते हैं। तो पहले के टाइम पे क्या था कि जो भी कॉलोनियल रूलर्स थे उन्होंने बहुत केयरफुली अपनी वाइट सुपीरियॉरिटी जो है वो मेंटेन रखी थी। उन्होंने क्या किया था कि इंडियंस को जितनी भी हायर ग्रेड्स ऑफ सर्विसेज थी, जैसे आज के टाइम में तो आप सब लोग आईएएस आईपीएस बनना चाहते हो, पर उस टाइम बनना बहुत डिफ़िकल्ट था। तो चाहे वो सिविल सर्विसेज रिलेटेड हो या फिर वो मिलिट्री सर्विसेज रिलेटेड हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि रेलवे कंपार्टमेंट्स आ गया, पार्क्स, होटल्स, क्लब्स तक में भी नहीं जाने देते थे। तो ये जितनी भी सर्विसेज हैं यहाँ पर कॉलोनियल रूलर्स ये मेंटेन करते थे कि इन सर्विसेज में ये लोग वाइट्स कॉलोनियल रूलर्स अपनी सुपीरियॉरिटी मेंटेन करके चले, इंडियंस को यहाँ पर आने ही नहीं देते थे लोग। तो इंडियंस को बेसिकली जितनी भी हायर ग्रेड्स ऑफ सर्विसेज थी उसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाता था। इवन होटल, क्लब, पार्क जैसी चीज़ों से भी उसको उनको हटा दिया जाता था। और रेशियल एरोगेंस भी दिखाया जाता था, मतलब कि उनको मारना, पीटना, अच्छे से बिहेव नहीं करना, है ना, ये सारी चीज़ें थी। इवन मर्डर भी कर देना। तो ये रेशियल एरोगेंस भी इनको दिखाया जाता, पब्लिकली दिखा दिया जाता था। और बाद में कह देते थे कि ये तो एक्सीडेंट से हो गया। तो ये बहुत प्रॉब्लम थी। इनफैक्ट एल्गिन ने भी ये कहा था कि हम जो है इंडिया को तभी तक गवर्न कर सकते हैं जब तक हम लोग डोमिनेंट रेस रहेंगे। तो एल्गिन का ये मानना था कि हम इंडियंस को सर्विसेज में भी बढ़ावा तो ज़रूर देंगे, मतलब कि इंडियंस को एनकरेज ज़रूर करेंगे कि आएँ, आप भी सर्विसेज में आएँ, ताकि इंडियंस को ये लगे कि हाँ भाई ये तो हमें बढ़ावा दे रहे हैं, हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं। बट एक ऐसा पॉइंट ज़रूर है जहाँ पर हमें अपना जो कंट्रोल है वो इन सर्विसेज पे हमें अपने पास ही रखना पड़ेगा, अगर हमें इन सर्विसेज में बरकरार रहना है या फिर इनके ऊपर राज करना है। तो यहाँ पर वाइट रेसिज्म इन्हीं सब चीज़ों के बारे में है। इनफैक्ट सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को वाइट मेंस बर्डन की तरह डिस्क्राइब करते हैं। उनका एक न्यूज़पेपर था इंडियन पीपल 1903 का, उसमें उन्होंने ये ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को वाइट मेंस बर्डन डिस्क्राइब किया था। तो वाइट रेसिज्म जो है वाइट सुपीरियॉरिटी का एक नोशन है जो कि यूरोसेंट्रिसिज्म पे बेस्ड है। यूरोसेंट्रिसिज्म जो है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के आसपास घूमता है। यहाँ पर बेसिकली यूरोसेंट्रिसिज्म का मतलब ये होता है कि ये थोड़े से बायस्ड रहते हैं और अपने नॉन वेस्टर्न सिविलाइजेशन के ऊपर वेस्टर्न सिविलाइजेशंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है जोहान हेनरिच जेडलर। इन्होंने 1741 में लिखा था कि चाहे यूरोप जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट्स में से एक है, बट स्टिल इसका पोजीशन जो है वो बहुत सारे रीजंस के चलते बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर द कॉन्वर्सेशन लेक्सिकन ऑफ 1847 में ये एक्सप्रेस्ड है कि यूरोसेंट्रिक अप्रोच जो है उसमें ये मेंशन किया गया कि यूरोप का जो जोग्राफिकल सिचुएशन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और अच्छी लोकेशन पर ये बेस्ड है, और उसका जो कल्चरल पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है वो सारे 5 कॉन्टिनेंट में से सबसे इम्पॉर्टेंट बनता है। इनफैक्ट द लेक्चर्स ऑफ द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री 1837 में हेगल ने कहा था कि वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो एशिया में स्टार्ट हुई थी, बट धीरे धीरे ये ग्रीस और इटली में शिफ्ट हो गई थी। उसके बाद नॉर्थ ऑफ एल्प्स में जाती है, टू फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड में चली जाती है।
फिर हेगल ने कहा था कि इंडिया और चाइना जो है वो स्टेशनरी कंट्रीज़ हैं, मतलब कि इनका कोई इनर मोमेंटम नहीं है। तो दोनों ही इंडिया और चाइना जो है वो उनके पास कुछ ऐसे फैक्टर्स का वो वेट करती हैं कि बाहर से कोई आएगा और हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन का प्रोग्रेस कर देगा। तो यहाँ पर ये लोग, हेगल और ये सारे लोग इन गलत फहमियों में थे कि हम लोग जो है वो इस चीज़ का वेट करते हैं कि कोई बाहर से आएगा और हमें प्रोग्रेस करवा देगा। मैक्स वेबर ने ये सजेस्ट किया था कि कैपिटलिज्म जो है वो यूरोप की एक स्पेशलिटी है, और ये कहते थे कि ओरिएंटल कंट्रीज़ लाइक इंडिया एंड चाइना। ओरिएंटल कंट्रीज़ क्या होता है, अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। तो बेसिकली क्या होता है कि ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि ईस्ट एशिया के साथ जुड़ी हुई रहती हैं। तो जैसे कि जापान हो गया, इंडिया, चाइना है, ये सब हम सारी ओरिएंटल कंट्रीज़ हैं। तो अभी मैक्स वेबर ये कहते हैं कि ओरिएंटल कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया और चाइना, हमारे पास वो फैक्टर्स नहीं है कि वो हम कैपिटलिज्म प्रॉपरली डेवलप कर पाएँ। तो ये गलत फहमी में थे मैक्स वेबर। तो अब द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1905 में वेबर कहते हैं कि जो रैशनल कैपिटलिज्म है वो बहुत सारे एंटरप्राइज और मैकेनिज्म में देखने को मिला था, बट ये जो रैशनल कैपिटलिज्म की पॉलिसी है, मतलब आप ये समझ रहे हो, मैक्स वेबर को बहुत ज़्यादा घमंड था इस चीज़ पर कि कैपिटलिज्म तो सिर्फ हमारे पास ही है, इंडिया और चाइना जैसी तुम ओरिएंटल कंट्रीज़ तो ये समझ भी नहीं सकते, और ना तुम्हारे पास वो वाले फैक्टर्स हैं या वो एक क्लिक है जिससे आप कैपिटलिज्म को प्रॉपर्ली डेवलप भी कर सकते हो। तो ये कहते थे कि ये जो रैशनल कैपिटलिज्म है वो सिर्फ प्रोटेस्टेंट वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास ही अपीयर हुआ था, और इसका जो यूनिवर्सल कल्चरल फिनोमिना है वो भी वेस्ट में ही अपीयर हुआ था। तो प्रोटेस्टेंट कंट्रीज़ कौन सी होती हैं, बेसिकली जो क्रिश्चियन फॉलो करती हैं, आप समझ गए, जो क्रिश्चियन कंट्रीज़ है। तो जैसे कि जर्मनी है, यूथोपिया, स्वीडन, यूके वगैरह, ये सारी प्रोटेस्टेंट कंट्रीज़ मानी जाती हैं। तो इंडियंस जो है उनको बहुत ही सिस्टमैटिकली हर एक क्रूशियल स्फेयर, इंपॉर्टेंट स्फेयर से एक्सक्लूड कर दिया गया था, हटा दिया गया था। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, आर्मी, एजुकेशन वगैरह, इन सभी जगहों से इंडियंस को हटा दिया गया था। फिर स्टार्ट होता है एंट्री ऑफ यूरोपियंस। तो जैसा कि आपको पता ही है कि पोर्चुगीज सबसे पहले आए थे, यूरोपियंस में से सबसे पहले वही इंडिया में आए थे और सबसे लास्ट में वही गए थे। तो ब्रिटिश जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सूरत में लैंड हुए थे और अगस्त 24, 1608 में ही आए थे। और जो इंग्लिश वेंचर था इंडिया में, मतलब कि जो इंडिया में जो भी आपको बिजनेस वगैरह करना था, ट्रेड करना था, वो सारे उसके राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए थे, जिसको 1600 में मोनोपोली राइट्स ऑफ ट्रेड रिसीव किया था। तो मोनोपोली राइट्स ऑफ ट्रेड इंग्लिश को, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में मिला था। ये थोड़ा सा आप यहाँ से देख सकते हो कि ईयर ऑफ अराइवल क्या है, कब कौन आया। तो पोर्चुगीज़ आए थे 1498 एडी में, इंग्लिश आए थे 1600 में, 1608 एडी में, देन डच आए थे 1602 में, डैनिश कब आए थे, फिर फ्रेंच, स्वीडिश, ये सारे आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो वाइट रेसिज्म बेसिकली इसी के बारे में था कि वाइट सुपीरियॉरिटी के बारे में था कि क्या, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको पढ़ के जाना ज़रूरी है। प्रीलिम्स में काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, इसीलिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं टॉपिक। ओके, अब एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2006 का एक क्वेश्चन आया था, मतलब कि हम लोग इसी पर्टिकुलर टॉपिक में से देख रहे हैं कि कौन से क्वेश्चंस ऑलरेडी यूपीएससी में पूछ चुके हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये एमएसजीपी वाले कोर्स में से हमने लिया है। तो एमएसजीपी को बेसिकली जो 40 ईयर्स वाले सॉल्यूशन है उसके क्वेश्चंस को हमने 2020 50-50 सीरीज़ के टॉपिक में से लिंक किया है। ठीक है, कि इस तरीके से आप भी लिंक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल द वाइट रेसिज्म ऑफ ब्रिटिश है, तो इसमें से कौन से टॉपिक्स आए हैं। तो प्रोबेबल टॉपिक्स एक तो सच्चिदानंद सिन्हा पे बन सकता है, न्यूज़पेपर बन सकता है इनका। ठीक है, इस टाइप के जो आगे पूछे जा सकते हैं ये बन सकता है। या फिर देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे थे। जैसे 2006 का क्वेश्चन पूछा था कि इन द ईयर 1613 वेयर वॉज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू सेटअप फैक्ट्री ट्रेडिंग पोस्ट। 2006 का ये क्वेश्चन था। तो सॉल्यूशन में इसका है डी, सूरत। ठीक है, जो कि हमने अभी यहाँ पर पढ़ा भी था। ठीक है, तो अब जैसे 2007 का क्वेश्चन है जिसमें है कि हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वर द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज ट्रेडर्स। इसका आंसर है फ्रेंच। ये भी हमने यहाँ से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अभी ये क्या है कि ये क्वेश्चंस जो है हमें हेल्प कर देते हैं और ये टॉपिक्स हेल्प कर देते हैं। टॉपिक्स में से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत क्वेश्चंस इनफैक्ट आए हैं।
और मेन सीट गारंटी प्रोग्राम से आपको ये पता लग जाता है 40 ईयर सॉल्यूशन से कि क्या पूछ रहा है एग्जैक्टली किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, इस टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं। तो ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जैसे सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। तो इन इस टॉपिक में से भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक्स अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सोशो कल्चरल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।